नमस्कार साथियों, आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज ही बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमारी ये वीडियो रहने वाली है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की जो वीडियो है हमारी हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित बड़े ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं, जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे कि यूजीसी नेट, जेआरएफ इत्यादि में इन प्रश्नों को देखा गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा का संबंध किससे है? शोरसेनी अपभ्रंश, अपभ्रंश, पश्चिमी प्राकृत या प्राकृत? हिंदी भाषा का संबंध किससे है? तो इसमें हमारा उत्तर रहने वाला है शोरसेनी अपभ्रंश से। दूसरा है, इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? पद्मावत, मधुमालती, कवितावली, हंस जवाहरत। इनमें से कौन सी रचना अवधि में रचित नहीं है? तो जो कवितावली है ये ब्रज भाषा में रचित है। और तुलसीदास जी की ये रचना है। देसिल बयाना सब जन मीठा किसका कथन है? ये कथन बताना है किसका है। तो ये कथन रहेगा हमारा उत्तर इसका विद्यापति का ये कथन है। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 में यह किसका कथन है? तो जी इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कथन है। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, ये किसने कहा था? तो जी इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। भरतमुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है। क्या नाम दिया है उन्होंने अपभ्रंश को? उन्होंने अपभ्रंश को नाम दिया है अशुद्ध भाषा। अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक थे? वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक थे? तो वो रहे थे शुद्ध अद्वैतवाद के। निम्नलिखित में से कौन सा आचार्य कवि नहीं है? कौन सा आचार्य कवि नहीं रहा है? तो इसमें रहेगा हमारा उत्तर ब्रजवासी दास। कर्मवीर के संपादक थे। कर्मवीर एक पत्रिका है, इसके संपादक कौन रहे हैं? तो इसमें उसका उत्तर रहने वाला है ऑप्शन बी, माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, कुआनो नदी के रचनाकार हैं। रचनाकार का नाम बताना है कि कुआनो नदी रचना के रचनाकार कौन हैं। तो इसका उत्तर रहेगा हमारा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनमें कौन सा महाकाव्य नहीं है? लोकायतन, रामदूत, गंगा अवतरण, कुरुक्षेत्र। इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है? तो ये कुरुक्षेत्र महाकाव्य नहीं है। स्वदेश दीपक की रचना है। स्वदेश दीपक द्वारा रचित रचना का नाम बताना है। तो इसमें हमारा उत्तर रहेगा ऑप्शन है डी, कोर्ट मार्शल। भुक्तिवाद की अवधारणा किसकी है? भुक्तिवाद की अवधारणा किसकी है? तो ये है भट्टनायक की। अगला प्रश्न हमारा है, उज्ज्वल नीलमणि किस आचार्य की रचना है? उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता का क्या नाम है? तो रूप गोस्वामी। सर्वव्यापी एक कुम्हारा, जाकी महिमा आर न पारा, हिंदू तुर्क का एक ही करता, एक ही ब्रह्म सबन का भरता। अब ये पंक्तियाँ किसकी हैं? बड़ी ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं जी, और ये रहेगा इसका उत्तर मलुकदास जी की ये पंक्तियाँ हैं। भाषा परवीन सुछंद सदा रही, सौघन जी के कवित बखाने। ये पंक्तियाँ कौन से कवि की हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं ब्रजनाथ जी की। अगला प्रश्न देखिए, अपने यहाँ संसद ऐसी घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है। तो ये पंक्तियाँ बड़ी ही प्रसिद्ध रही हैं। किसकी पंक्तियाँ हैं? तो ये सुदामा पांडे धूमिल जी की पंक्तियाँ हैं। आगे प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा काशी के संस्थापकों में से थे। नागरी प्रचारणी सभा जो हिंदी संस्थान है काशी में, उसके संस्थापकों में से कौन थे? तो जी इसका उत्तर रहने वाला है ऑप्शन हमारा ए है। ए में हमारा है शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी पत्रिका है? हिंदी पत्रिका का इसमें से नाम बताना है कि कौन सी है। तो जो केरल ज्योति है ये एक हिंदी पत्रिका है। विपाशा पत्रिका का प्रकाशन किस प्रदेश से होता है? तो जी इसका उत्तर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश से।
निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रम सही अनुक्रम में लिखिए। कालक्रम बताना है कि कौन सी रचना का प्रकाशन पहले हुआ और कौन सी का बाद में। तो इसमें हमारा उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, कीर्तिलता है। ऑप्शन है इसमें क्या रहेगा, ए। सबसे पहले क्या है, कीर्तिलता, फिर विनय पत्रिका, फिर कीर्तिलता। पहले है ठाकुर ठसक विनय पत्रिका। देखिए हमारा उत्तर इसमें ए है, तो सबसे पहले क्या है, कीर्तिलता, उसके बाद विनय पत्रिका, वीर सिंह देव रचित चरित, ठाकुर ठसक। तो हमारा ए जो उत्तर है वो बिल्कुल इसमें सही है। कीर्तिलता कब लिखी गई थी, ये आदिकाल में लिखी गई रचना है। जो कीर्तिलता है ये आदिकाल में रचित रचना है और इसके रचयिता का नाम है विद्यापति। उसके बाद जो विनय पत्रिका है ये रचित है तुलसीदास द्वारा और कौन से काल में है, भक्ति काल में है। उसके बाद वीर देव चरित ये केशवदास की रचना है और ये भक्ति काल और रीति काल में रचित रचना मानी गई है। अगला है ठाकुर ठसक, ये रचना है ठाकुर द्वारा रचित और रीति काल में रचित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रम सही अनुक्रम में क्या होगा। तो इसका आंसर हमारा रहने वाला है, ध्यान दें इन प्रश्नों पर, इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन बी, पहले पद्मावत, उसके बाद पथिक, अनामिका और उर्वशी। इसमें पद्मावत जो है, पद्मावत जो रचना है इसके रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी और भक्ति काल की रचना है। उसके बाद पथिक हैं राम नरेश त्रिपाठी, इसके रचयिता हैं और ये द्विवेदी काल की रचना है। उसके बाद अनामिका आती है। अनामिका हमारी रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की और छायावाद में रचित है। उसके बाद हमारी रचना बची उर्वशी, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और ये छायावादोत्तर रचना है। तो हमारा बी इसमें आंसर बिल्कुल सही है। अगला है कौन सा अनुक्रम सही है, इसमें भी सही अनुक्रम बताना है। तो इसमें हमारा उत्तर रहने वाला है ऑप्शन है सी, पहले सज्जन, उसके बाद प्रायश्चित, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। अब सज्जन जो है उसका प्रकाशन वर्ष है 1910, सज्जन का है 1910। उसके बाद प्रायश्चित का है 1913। उसके बाद जो चंद्रगुप्त है इसका है 1931 और जो ध्रुव स्वामिनी है इसका हमारा है 1933। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में रचनाकारों का कालक्रम कौन सा सही है ये बताना है। तो इसमें भी हमारा उत्तर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में पहले मैथिली शरण गुप्त, उसके बाद बच्चन, फिर दिनकर और फिर अज्ञे। अब देखिए मैथिली शरण गुप्त का है जो जीवन है, इनका जीवन काल के अनुसार से इनका क्रम हम निर्धारित करेंगे। मैथिली शरण गुप्त का 1886 में जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हो गई थी 1964 में। उसके बाद रचनाकार हैं बच्चन, हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 में और इनकी मृत्यु 2003 में। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर हैं, इनका जन्म 1908 में और इनकी मृत्यु रही है 1974 में। उसके बाद अज्ञे हैं, 1911 में इनका जन्म हुआ है और 1987 में इनकी मृत्यु हुई है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में कालक्रम के अनुसार आचार्यों का कौन सा क्रम सही है। अब आचार्यों का क्रम पूछ लिया गया है, तो जी इसमें हमारा उत्तर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में पहले भामह हैं, उसके बाद दंडी, फिर आनंदवर्धन और फिर मम्मट। अब भामह हुए हैं छठी सदी में हुए हैं और उसके बाद जो दंडी हैं ये 6ठी सदी ईस्वी में हुए हैं, दोनों की लगभग सदियां बराबर हैं। उसके बाद आनंदवर्धन हुए हैं 9वीं सदी के प्रारंभ में हुए हैं। उसके बाद जो मम्मट हैं ये 11वीं सदी के अंत में हुए हैं, 11वीं सदी के अंत में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, रचनाकाल के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है। अब रचनाकाल का क्रम सही निर्धारण करके उत्तर इसका बताना है। तो इसमें हमारा उत्तर रहने वाला है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में देखिए शिव शंभु के चिट्ठे, उसके बाद है काव्य और कला तथा अन्य निबंध
उसके बाद कुटज और कहाँ है द्वारका। तो इस तरह से ये हमारा क्रम इसमें बना है। अब शिव शंभू के जो चिट्ठे हैं ये बालमुकुंद द्वारा रचित रचना है और इसका प्रकाशन है 1877 में। उसके बाद अगली जो हमारी रचना है काव्य और कला तथा अन्य निबंध, ये रचना का नाम है और ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसका प्रकाशन काल है 1939। आगे बढ़ते हैं कुटज। कुटज के रचनाकार का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी और इसका प्रकाशन वर्ष है 1964। उसके बाद कहाँ है द्वारका रचना आती है और इसके रचनाकार हैं अज्ञे और इसका प्रकाशन काल है 1982। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है रचनाकाल के अनुसार कौन सा क्रम सही है, ये बताना है। इस तरह के प्रश्न भी पेपर में आए हुए देखे गए हैं। तो जी इसमें हमारा उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, पहले 11 वर्ष का समय, उसके बाद ठाकुर का कुआं, यारों के यार, पीली छतरी वाली लड़की। अब चलिए इसको जान लेते हैं। 11 वर्ष का समय किसकी रचना है? ये रामचंद्र शुक्ल की रचना है। इसका प्रकाशन काल है 1903। उसके बाद ठाकुर का कुआं, ये जो रचना है ये प्रेमचंद जी की है। इसका प्रकाशन काल है 1932। उसके बाद जो रचना है यारों के यार, ये कृष्णा सोबती की है। इसका प्रकाशन काल है 1967। और अंत में हमारी रचना है पीली छतरी वाली लड़की। इसके रचनाकार हैं उदय प्रकाश और इसका प्रकाशन काल है 2001। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न इसमें है रचनाकाल के अनुसार पत्रिकाओं का सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। अब पत्रिकाओं का क्रम सही निश्चित करना है और इसमें हमारा उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, पहले नागरी निरद है, फिर चांद, उसके बाद नई कविता, उसके बाद है दिनमान। अब चलिए इसके रचनाकारों के, इनके संपादकों के नाम जान लेते हैं। नागरी निरद के रचनाकार हमारे हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इसका प्रकाशन काल है 1893। और उसके बाद चांद पत्रिका के प्रकाशन संपादक हैं रामरख सहगल और इसका प्रकाशन काल है 1920। उसके बाद हमारी रचना इसमें पत्रिका है नई कविता और नई कविता के हैं जगदीश गुप्त और इसका प्रकाशन काल 1954 है। उसके बाद दिनमान के हैं रघुवीर साहे, प्रकाशन काल इसका है 1965। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उपन्यासकारों का कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम रेखांकित करना है। तो इसमें देखिए उपन्यासकारों का बताना है। तो इसमें हमारा उत्तर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में पहले देवकीनंदन खत्री हैं, उसके बाद राधिका रमन प्रसाद सिंह, उसके बाद है अमृतलाल नागर और लास्ट में है मोहन राकेश। अब चलिए इसको कालक्रम के अनुसार इसके रचना काल, जीवन काल के आधार पर इसको देखते हैं। देवकीनंदन खत्री का जीवन काल रहा है 1861 से 1913। उसके बाद राधिका रमन प्रसाद सिंह का जीवन काल रहा है 1890 से 1971। उसके बाद अमृतलाल नागर का जीवन काल रहा है 1916 से 1990 और मोहन राकेश का जीवन काल रहा है 1925 से 1972। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। इसमें भी काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम बताना है। तो इसका उत्तर हमारा रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका उत्तर रहेगा, पहले श्रीधर पाठक, उसके बाद महादेवी वर्मा, त्रिलोचन जी और श्रीकांत वर्मा। अब इनके जीवन काल के हिसाब से देखिए, श्रीधर पाठक का जन्म हुआ था 1860 में और इनकी मृत्यु हो गई थी 1928 में। उसके बाद अगली हमारे जो लेखिका या रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, इनका जन्म 1907 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1987 में हो गई। उसके बाद त्रिलोचन जी का जीवन काल है 1917 से 2007 और श्रीकांत वर्मा जी का जीवन काल है 1931 से 1986। तो इस तरह से हमने कुछ रचनाकार और रचनाएं, पत्रिका और उनके संपादक और कुछ रचनाकारों के जीवन काल के अनुसार उनका अनुक्रम जान लिया है। तो ये ज़रूर बताइएगा ये जानकारी आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें
और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।